PNR नंबर आ गया मेरे पास। डैड जल्दी कीजिए, चले चलते हैं यहाँ से, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। नहीं, अब हम कहीं नहीं जा रहे। व्हाट? लेकिन क्यों? बैठो। डैड वी आर गेटिंग लेट। इडियट, बैठो। भागने से हम मुजरिम ठहराए जा सकते हैं, लेकिन डैड नहीं भागेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। अरेस्ट हम एयरपोर्ट पे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात मीडिया में आ चुकी और सारी एजेंसीज अलर्ट हो चुकी हैं। हम इदरीस के पार्टनर्स हैं, इसलिए हम पे भी नजर रखी जाएगी। अगरचे ये सारा कुछ इदरीस के नाम है, लेकिन हम उससे रिलेटेड हैं। मेरे ज़हन में एक प्लान है। वो क्या डैड? आओ मेरे साथ। डैड बताए तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? हम इदरीस से मिलने जा रहे हैं। हम थाने जा रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? शट अप! थाने जाने से हमारी मौत नहीं हो जाएगी, बल्कि हम पे एतमाद बढ़ेगा। इदरीस क्या सोचेगा कि वो अरेस्ट हो गया और हम अभी तक उसे मिलने नहीं गए? जब तक मैं पूरी बिसात न बिछा दूं, इदरीस को शक नहीं होना चाहिए। हमें उसका एतमाद हासिल करना है। कौन? इदरीस के घर से फोन। ये लोग अभी तक हम पे इन्हिसार कर रहे हैं। हेलो ज़ारा। हेलो अंकल। अंकल डैड को पुलिस ले गई है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जानता हूं मैं, अभी देखा है मैंने टीवी पर। आप प्लीज डैड के लिए कुछ कीजिए ना। डोंट वरी बेटा, मैं इदरीस को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। दरअसल इदरीस को फंसवाने की ये एक साजिश है। मैं इन सब का किबला दुरुस्त कर दूंगा। अंकल आप प्लीज हमें डैड से मिलवा सकते हैं, उनके पास ले जा सकते हैं। नहीं बेटा, अभी नहीं, मुझे जरा इस मैटर को हैंडल करने दे। प्लीज अंकल, हम लोग उनके बगैर नहीं रह पा रहे, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। प्लीज आप हमें उनसे मिलवा कर ले आए। ठीक, आप लोग थाने पहुंचे, मैं भी पहुंच रहा हूं। डैड एक बार फिर सोच लें। देखो, ओहो, क्यों हलकान कर रहे हो अपने आप को? क्यों पागलपन कर रहे हो बेटा? पुलिस स्टेशन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। डैड, लोगों ने आपको क्यों अरेस्ट किया है? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे क्या हो गया बेटा? मैं थाने में हूँ, हॉस्पिटल में थोड़ी नहीं मुझे कुछ होगा। हाँ? कुछ नहीं होता। डैड, हम आपकी दूरी कैसे बर्दाश्त करेंगे? अरे बेटा, तो क्या मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर सकता हूँ? नहीं ना। 2-4 दिन में मेरी बेल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आ जाऊंगा तुम लोगों के पास। हुमैरा, क्या कर रही हो तुम? अगर तुम इस तरह करोगी तो बच्चों को क्या होगा? संभालो खुद को। इदरीस, क्या हुआ, किसने किया, इसका क्लू मुझे मिल गया है। बस मैं इसकी जड़ तक पहुंचना चाहता हूं। फिक्र मत करो, वकील से बात करके केस को हम जिरह तक लाएंगे। इंशाल्लाह बेल हो जाएगी या फिर पहली पेशी में केस खत्म हो जाएगा। थैंक यू इकबाल। अगर तुम्हारे जैसा दोस्त बाहर ना होता तो मुझे बहुत फिक्र होती। मेरे बीवी बच्चों का ख्याल करना। क्यों नहीं, इनकी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। अली बेटा, अब मेरी जगह तुम हो, घर के बड़े। अपनी बहनों का, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना। अब घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अच्छा बस चलो, अब तुम लोग जाओ, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ज़ारा बेटा, जाओ शाबाश। लो बेटा, चलो। जाओ बालों को लेके जाओ। आप जाओ बेटा, जाओ। आ जाओ बच्चा। जाओ बेटा, जाओ जल्दी जाओ। नहीं, आओ बेटा, आओ।
ख्याल करना है, डोंट वरी। ओह गॉड मॉम, कहीं लिए बगैर मैं किस तरह रह पाऊंगा? अभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा और पूरी रात पड़ी है। डैड ने भी बाहर जाने से मना कर दिया और मॉम भी यहीं बैठी हुई है। बाहर कैसे जाऊं? कोई बहाना बना लेता हूं। अली, कहाँ जा रहे? मॉम बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे डैड लॉकअप में हैं और तुम्हें बाहर जाने की पड़ी है। जब तक तुम्हारे डैड रिहा होकर घर नहीं आ जाते तुम घर में रहा करो। मॉम थोड़ी देर के लिए तो जाने दें। अली, तुम बाहर नहीं जाओगे। क्या पता कौन सी साजिश है, कौन सा जाल बुना जा रहा है तुम्हारे डैड के गिर्द। अगर उनके दुश्मनों ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया बाहर तो फिर? बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मॉम टैबलेट ही लेने जा रहा हूँ, सर में बहुत दर्द है। सर दर्द की टैबलेट तो रखी है फ्रिज में, ठहरो में लाती। नहीं मॉम, वो उन टैबलेट से मेरे सर का दर्द ठीक नहीं होता, इसीलिए दूसरी लेने जा रहा हूँ। बेटा, तुम नाम लिख कर दे दो, मैं ड्राइवर से मंगा देती हूँ। लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगे अली। रहने दे मॉम, ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। MA41 dancing dual civil parliament program rocket shuttle category of पुप्पो, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटा। असद शुरू से ही कम बोलते हैं, आजकल कुछ कम बोलने लगे। बेटा वो शुरू से ही ऐसा है, बहुत कम बोलता है, आदत है उसकी। वो किसी परेशानी? क्यों बेटा? नहीं, वो एक्चुअली रात को देर से आते हैं, शाम में भी नहीं आते, वही आधी रात को घर वापस आते हैं। हाँ बेटा, है ना परेशानी, जमीनों की परेशानी। अरे यहाँ बहुत बदख्वाह लोग होते हैं। असद रात को इसलिए जाता है कि वो देखिए कोई बदनीयत उसकी फसलों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। बेटा यहाँ हर मर्द की यही परेशानी है। ये लो नाश्ता कर लो। असद, एक बात बताएं, आप मुझे और पुप्पो को जमीनें दिखाने कब ले जा रहे हैं? क्यों? वो मोमल से बात की तो पता चला कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के बहुत से रूल्स अप्लाई नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से वो बचत नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। मोमल, आप मोमल को क्यों बुला रहे हैं? बताता हूँ। मोमल, मोमल, जी साईं। बात सुनो। जमींदारी के बारे में क्या क्या जानती हो? कुछ नहीं सर। कपास कैसे बोया जाता है, चावल कैसे काश्त की जाती है, गंदम कैसे बोया जाता है, उसे किस वक्त और कब कब पानी देना है,
किस जमीन में किस किस नस्ल की गंदम उगती है, उसे कब काटा जाता है, जानती हो तुम? जी नहीं साईं। तो फिर दूसरों को गलत मशवरे क्यों देती हो तुम? आप इसे क्यों डांट रहे हैं? मैंने तो खुद इससे पूछा था। क्या जरूरत थी पूछने की? ये मर्द का काम है, मर्द को भी करने दो। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। ये तुम किस अंदाज में उससे बात कर रहे थे? मैं बाहर खड़ी सुन रही थी सब कुछ। वो बाहर के मामलात में पड़ रही है। तो क्या हुआ? कोई और तरीके से समझाते थे। अरे वो शहरी लड़की है, तुम्हारे गांव की तरह कोई औरत नहीं है। अगर जरा भी दिमाग खराब हुआ ना तो यूं चली जाएगी वो। तो चली जाए। यहाँ उसे मैं लेके आया था क्या? मैं लाई थी, मैं तुम्हारी माँ। और क्यों लाई थी तुम्हें इसका अच्छी तरह अंदाजा है। और आइंदा तुम उससे इस तरह पेश आए उससे पहले मैं तुम्हारा इलाज करूं। अब कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। जरूरत नहीं है, बाहर से कर लूंगा। ज़ारा बीबी, ये लिफाफा। आती हूँ। ज़ारा भाई का लिफाफा गेट पे कोई साहब देगा, साहब के नाम का है। ज़ारा, क्या है बेटा? मॉम, बैंक की तरफ से कोई नोटिस है। देखो जरा। डैड ने कोई लोन लिया था? नहीं तो? हाँ, मैं नोटिस बैंक की तरफ से। ऑफिस के नाम पर डैड ने कोई लोन लिया था। लोन वक्त पर अदा ना करने की सूरत में ये नोटिस आया है और ये आखिरी नोटिस है। हाँ, मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है मॉम? कुछ नहीं बेटा, सब सही हो जाएगा। इदरीस ने अगर कोई लोन लिया होता तो मुझसे जरूर जिक्र करते। और ये तो आखिरी नोटिस है, तो फिर इससे पहले वाले नोटिस घर क्यों नहीं आए? ये भी तो हो सकता है कि पहले जो नोटिस थे वो ऑफिस भिजवाए हों, क्योंकि अब ऑफिस सील हो गया तो घर भिजवा दिए। पता नहीं, इसका सही जवाब तो इदरीस ही दे सकते हैं। बैंक लोन? मैंने कोई कर्जा वगैरह नहीं लिया, तुम जानती हो अच्छी तरह के मैं बैंक लोन के खिलाफ रहा हूं हमेशा। लेकिन डैड, ये नोटिस बैंक से ही आया है। हाँ, बट ये कैसे मुमकिन है? और मेरे नाम के बगैर, मेरे साइन के बगैर कैसे लोन अप्रूव हो गया? अगर हो गया तो मुझे कैसे पता नहीं है? और अगर ये लास्ट नोटिस है तो पहला नोटिस मुझे क्यों नहीं मिला? ओह माय गॉड यार, तुम इकबाल से मेरी बात कराओ फोन मिला के। जी डैड। जरा वॉल्यूम कम करो। इदरीस की बेटी का फोन। हेलो ज़ारा बेटा। इकबाल, मैं इदरीस बात कर रहा हूँ। हेलो इदरीस, कैसे हो? आई एम सॉरी, इस केस और वकीलों के झमेलों में मैं तुमसे मुलाकात ही नहीं कर सका। इंशाल्लाह शाम तक आता हूँ। मुझे ये बताओ, ये मेरे घर बैंक से नोटिस क्यों आया? व्हाट? अब तुम्हारे घर भी नोटिस आ गया? यही नोटिस मेरे घर भी आया है। क्या मतलब? मैं भी हैरान हूँ कि मेरे घर ये नोटिस कैसे आ गया। ना तो मैंने कभी लोन अप्लाई किया और ना ही, और अब तुम भी यही बात कर रहे हो। इकबाल, ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे नाम पे कोई लोन कैसे ले सकता है? हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे यूं लगता है कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ है।
और ये काम हमारे किसी अपने ही आस्तीन के सांप का लगा। इंशाल्लाह ताला आज साहब कोर्ट से बाइज्जत रहा हूँ। इंशाल्लाह। अब सब लोगों की दुआएं जब साहब के साथ हैं तो वो क्यों नहीं रहा हूँ। बीबी जी, हम सब जानते हैं कि साहब बेगुनाह हैं। बेगम साहिबा, मैं भी जब मस्जिद जाता हूँ तो लोग यही बोलते हैं कि इदरीस साहब बहुत सच्चे इंसान थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। मॉम, अंकल इकबाल से मेरी फ़ोन पर बात हुई है, वो कोर्ट के लिए निकल रहे हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली श्योर कि डैड आज रिहा हो जाएंगे। चलें, हम लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ चलो। वो अली कहाँ है? आई थिंक अपने रूम में। आप लोग दुआ कीजिए। अल्लाह खैर करे। मुवक्किल इदरीस फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक जनाब इदरीस साहब को बतौर मुल्ज़म इस अदालत में खड़ा किया गया है। अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इनका शुमार उन सरमायादारों में होता है जिन्होंने इस गवर्नमेंट को हर वक्त टैक्स अदा किया, गरीब, बेवाओं और कई इदारों को डोनेशन देते रहे हैं। इनकी कंपनी की दवाएं ला इलाज अफराद के लिए बाहिस इलाज बनी हैं। फिर भी इन पर जाली अद्वियात की फरोख्त का मुकदमा सरासर एक साजिश और मनगढ़ंत मंसूबा है ताकि इनको और इनकी कंपनी को बदनाम किया जा सके। मेरी इस अदालत से इस्तदा है कि मेरे मुवक्किल की शराफत, ईमानदारी और हुब्बुल वतनी को देखते हुए इनको इन मनगढ़ंत इल्जामात से बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि यह अदालत है, कोई सियासी बेंच नहीं है जहां सबूतों के बजाय जब जबानी और तकरीरों का सहारा लेकर आवाम की आंखों पर पट्टी बांधी जाए। मुल्ज़िम इदरीस पर पिछले 6 माह से जाली अद्वियात फरोख्त करने का इल्जाम है और इसका सबूत अदालत में मौजूद है। इन्होंने चंद छोटी मोटी फॉरेन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करके असल दवाइयों के बदले जाली अद्वियात एक्सपोर्ट भी की। इन्होंने पिछले 6 माह में यहाँ के साबका ड्रग इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर खामोश कराया और मौजूदा ड्रग इंस्पेक्टर हबीब खान रिश्वत देने की कोशिश की। ये सब झूठ है एजाज साहब, ये ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, ये इल्जामात है सारे। तहम्मुल रखिए इदरीस साहब, आप तो शुरू में जज्बाती हो और अपना टेम्पर लूज कर दो। अभी तो इतना बहुत कुछ है जो आपने अपनी शराफत की आड़ में तय कर रखा है। योर ऑनर, मैं ड्रग इंस्पेक्टर हबीब खान कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, तो हबीब खान साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस दिन आपने इदरीस फार्मास्यूटिकल कंपनी से दवाइयों के सैंपल्स दिए थे तो उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ था, आप बताएंगे प्लीज? जी जरूर। जज साहब, ये साहब जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये इदरीस फार्मास्यूटिकल कंपनी में अकाउंटेंट है। ये नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस आए एक नोटों से भरे बैग के साथ। मुझे उसी वक्त शक हुआ और मैंने उसी वक्त लेबॉर्टरी कॉल की। हमने इनकी कंपनी से जो दवाओं के सैंपल कलेक्ट किए वो जाली निकले। उसी ब्याह पर हमने इनकी कंपनी पे छापा मारा और उसे सील किया। और जज साहब, मुझे जो रकम रिश्वत के तौर पर देने की कोशिश की गई थी वो मैंने थाने में जमा करा दी थी। दैट्स ऑल। हबीब साहब, आप मेरे सवालों के जवाब दे चुके हैं, लिहाजा आप अपनी जगह पे तशरीफ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर ऑनर, अब मैं तनवीर साहब को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूँगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। तनवीर साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने हबीब साहब जैसे ईमानदार ऑफिसर को पैसे देने की, रिश्वत देने की कोशिश क्यों की? जवाब दीजिए। वकील साहब, मैं एक मुलाजिम हूँ और हुक्म का पाबंद। इदरीस साहब ने मुझे पैसे देकर हबीब साहब तक पहुँचाने का हुक्म दिया। मैंने बगैर सबब पूछे पहुँचाया नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो तनवीर? मैंने कभी तुम्हें पैसे नहीं दिए, तो मैं तो रिश्वत के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। तनवीर साहब, अब आप अपनी जगह पे तशरीफ ले सकते हैं।
थैंक यू। योर ऑनर, इद्रिस एक बैंकक्रप्ट इंसान नहीं है। कंपनी के नाम पर ये साहब करोड़ों रुपए का लोन लेके असल रकम मुल्क से बाहर ट्रांसफर कर चुके हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर झूठे इल्जाम की बौछार की जा रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं जनाब इकबाल साहब को, जो कि इद्रीस के 20% शेयर्स के मालिक हैं, और उनके साहबजादे समी को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैंने एक वर्कर को मॉर्फिन इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली दवाई के साथ पकड़ा था। ये एक खतरनाक ड्रग है और लीगली प्रोड्यूस करना इसे अलाउड नहीं। मैंने वो दवाई और वर्कर इद्रीस के हवाले कर दिया। इन्होंने वर्कर को छोड़ दिया और बात को दबा दिया। मुझे शक तो था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि मुझे कॉन्फिडेंस में लिए बगैर मिस्टर इद्रीस ये काम कर रहे हो। बैंक्स की तरफ से लोन रिटर्न के लिए नोटिस आते रहे और ये साहब उन्हें फाड़ के बिन की नजर करते रहे। इकबाल, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मुझे जानते हो तुम अच्छी तरह, फिर ये झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो मुझ पर? ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। यू ऑनर, रात तक अंकल इकबाल यही कह रहे थे कि डैड को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और डैड उन लोगों को जानते हैं और पता नहीं क्यों मुकर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, यहाँ वकीलों के अलावा किसी को जरा करने की इजाजत नहीं है। प्लीज कीप क्वाइट। जनाबे वाला, मेरी कंपनी की सारी मैनेजमेंट, सारा हिसाब किताब इस इकबाल के हाथ में है। ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे खिलाफ किसी ने करवाया है सब। ये ठीक है कि कंपनी के सारे अकाउंट्स मेरे पास थे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तुम्हारे पास थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने साथ मेरा सरमाया भी डबो दोगे। योर ऑनर, जिस दिन ड्रग्स इंस्पेक्टर कंपनी से सारी मेडिसिन लेकर चले गए थे, उसी दिन मैंने एक गबन पकड़ा था 4 करोड़ रुपए का, और वो डॉक्यूमेंट समेत मैंने इद्रीस अंकल के सामने पेश कर दिया था, लेकिन इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। रिलैक्स समी साहब, तहम्मुल रखिए। अब आप और इकबाल साहब, आप दोनों अपनी जगहों पर तशरीफ ले आ सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। योर ऑनर, जाली अद्वियात की लैब टेस्ट रिपोर्ट्स इस फाइल में मौजूद हैं। फॉरेन कंपनी से किए गए एग्रीमेंट के पेपर्स वो भी इस फाइल में मौजूद हैं। गबन के भी मौजूद हैं, और जो बैंकों से लिए गए लोन्स के हैं वो भी इसी मौजूद हैं, जो उन्होंने कभी वापस नहीं किए ऑनर। और सबसे अहम और ख़ास बात ये ऑनर, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में, इन तमाम पेपर्स में इद्रीस साहब के स्टैम्प्स और सिग्नेचर मौजूद हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। इद्रीस पर जाली दवाइयां बनाना, बैंक फ्रॉड, बैंकरप्सी साबित हो चुका है। इसलिए ये अदालत इद्रीस की कंपनी, उसके एसेट्स को फ्रीज करती है। इसके साथ उसको 7 साल की सजा सुनाती है। इकबाल चूंकि 20% के शेयर होल्डर हैं और बेगुनाह भी, अदालत उनको 20% उनके वापस कराती है। डैड, ये क्या हो गया? आपको तो बरी होना था, तो फिर ये सजा क्यों दी गई? डैड, सब आपके खिलाफ क्यों हो गए? अंकल इकबाल और समी ने भी आपके खिलाफ गवाही दी, क्यों? बस बेटा, उसने दोस्त बन के मेरी जड़ें काटी, मेरी पीठ पे खंजर घोंपा उसने। आज मुझे पता चल गया कि मुझे इकबाल ने नहीं मारा,
मुझे मेरे उस एतबार ने मारा है जो मैंने इकबाल पे किया था। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर तो यकीन है ना? जी डैड, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमें यकीन है कि हमारे डैड कुछ भी गलत नहीं कर सकते। बस मुझे अपने बच्चों का यही यकीन चाहिए, बाकी अल्लाह मेरे साथ है। दुनिया जो भी कुछ कहे मुझे उसकी परवाह नहीं है बिल्कुल भी। अभी हमारा बुरा वक्त आया बेटा, अच्छा वक्त भी आएगा। ये 7 साल तो बस ऐसे ही गुजर जाएंगे देखते ही हुए। तुम लोग हिम्मत नहीं हारना बस, ठीक है? भरोसा रखना अल्लाह के साथ में, सब ठीक हो जाएगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत। शाबाश। पिंकी कहाँ है? वो डैड पिंकी गाड़ी में है, रोई जा रही है, आपको फेस नहीं कर पा रही। उसका बहुत ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। थैंक गॉड, हम बाल बाल बच गए। इस धंधे में आने के बाद शुरू से अगर मैंने पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन न किया होता तो आज हम भी इदरीस के साथ सलाखों के पीछे होते। रखो, ब्यूरोक्रेसी में कुछ अर्सा गुजारने का ये फायदा तो हुआ, देखा ना, आगे एक्सपीरियंस काम। अब हम क्या करेंगे डैड? अब हम अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाएंगे। इसका मतलब है डैड फिर से 2 नंबर की मेडिसिन? नो, नंबर 1। अब हम 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में इन्वेस्ट करेंगे। अब हमें ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वैसे डैड इदरीस अंकल के साथ सही नहीं हुआ। ये हमने नहीं किया, ये उसने खुद किया। क्या जरूरत थी इस बेईमानी के बाजार में ईमानदारी जताने की? फिर भी डैड, हाँ, अदालत से बाहर इदरीस अंकल की फैमिली और सारा, सबके चेहरे मुझसे नहीं देखे जा रहे थे। फजूल बातें मत कर। जब वक्त था तो ज़ारा का दिल नहीं जीत सके, अब हमदर्दी जाग रही है। इमोशंस अपने पास रखो। कामयाबी में कदम रखने के लिए अपने इमोशंस को बाहर छोड़ के आना पड़ता है। बस करें मो, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। मरियम। जी ज़ारा बेबी, मॉम के लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। मॉम सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। सब्र कैसे करूं मैं सब्र? तुम्हारे पापा बहुत ही शरीफ इंसान है, हर किसी पर भरोसा किया है उन्होंने, हर किसी पर एतबार किया है। और ये इकबाल को तो उन्होंने सहारा दिया है, उठाकर अपने गले से लगाया, अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। और देखो क्या किया है इसने हमारे साथ, हमें आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। आप पानी पिए। अल्लाह पूछेगा इससे, देखना हमें बर्बाद किया है ना इसने, कि खुद भी बर्बाद होगा। थोड़ा सा पानी और पी ले।
कम से कम मुझे अंकल इकबाल से उम्मीद नहीं थी। पापा भी इसी शौक पे होंगे। अली, अली कहाँ है? पता नहीं, दरवाजे तक तो हमारे साथ थे। मैं देखकर आती हूँ। बेटा, अली हमारे साथ ही था ना? जी जी मॉम, साथ ही था, यही होगा। मामा, मामा अली घर के अंदर भी नहीं आया। क्या? ठहरो, मैं देखती हूँ। बल्कि जरा तुम उसे फोन करो, उसे रोको, ताकि मैं समझाऊं उसे वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। आफ्ताब, मॉम, अली बहुत गुस्से में लग रहा था उस वक्त और अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। दोबारा मिलाओ। अली को देखा आपने? मूसा भाई, जी फरमाइए। आई नीड स्टफ, आई मीन कोकेन। ठीक है, बैठो। मैं इमरान और सोनू के साथ अक्सर आपके पास स्टफ लेने आया हूँ, प्लीज दे दें थोड़ा सा। आ जावे टुंटे, माल आ गया? चल ठीक है, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। पैसे निकालो जल्दी से। पैसे? मूसा भाई पैसे तो नहीं है, ये सेल फोन है, देख लें जितने बनते दे दें। पहले कॉल अटेंड करो। इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मैं सिम निकाल के दे रहा हूँ, आप बस मुझे कोकेन दे दें। ये दे दीजिए। असद, एक मिनट, ये देखें, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इसमें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस और पिक्चर्स हैं। उस वक्त मैं आपको बता नहीं पाई थी, अभी बताती हूँ। ये इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। गंदम, कपास, और ये बांग्लादेश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। आपको पता है, ये दोनों कंट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये देखें, चाइना के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ज़मीन, कपास, एंटी इंसेक्ट्स केमिकल्स, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। अच्छा चलें, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ज़रा ये सोचें कि हमारे पास ज़मीन, पानी, मेहनत सब कुछ है, लेकिन तरीक़ेकार और प्लानिंग्स नहीं। अगर हम इन मुल्कों के मेथड को अपनी ज़मीनों पर अप्लाई करेंगे तो हमारी ज़मीनें सोना देंगी। तुम ये सब बातें करके मुझ पर अपने तालीम याफ्ता होने का रोब झाड़ रही हो? नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तुम ये लैपटॉप यूज करती क्यों? मतलब ये कि इस घर की औरतें लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती। फहाशी फैलती है इनसे। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? असद, मैं इन चीज़ों के साथ बचपन से पली बड़ी हूँ। ये जदीद टेक्नोलॉजीज हैं, इनसे विजन खुलता है, दुनिया इंसान के सामने होती है। मुझे दुनिया को नहीं, सिर्फ अपने आप को देखना है। ताविला, और आज के बाद तुम इसे कभी इस्तेमाल नहीं करोगे।